अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। आपका हमारा साथ होगा सब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और सबसे पहले जब हम शो का आगाज़ करते हैं तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अवेयर रहना और इन्फॉर्मेटिव बातें करना ये तो हमारे शो का जो है ना वो खासा है। उसकी वजह यह है कि पहले जान लेते हैं कि शहर कराची में क्या हो रहा है, कौन सी अहम खबरें हैं और आज की टॉप स्टोरीज़ क्या है, उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो जनाब हमने देखा कि अंडर 19 एशिया कप जो है उसके सेमीफाइनल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो यूएई है उसने 11 रन से जो है वो फतह अपने नाम कर लिए। बहरहाल लेकिन अंडर 19 जो एशिया कप हुआ उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी ओवरऑल जो है वो अच्छी रही और पाकिस्तान ने जब मुत्तहदा अरब इमारात से मुकाबला हुआ तो वहाँ सेमीफाइनल में हार गया। लेकिन ओवरऑल कैसा रहा और कौन कौन सा टैलेंट इसमें नज़र आया इस हवाले से आज तो बात होगी। उसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जब मैच की बात की जाए तो भाई हमेशा यही होता है कि हम एक्सपेक्ट ही कर रहे होते हैं कि शायद जो है ना पाकिस्तानी टीम जीत जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने ढेर हो गया और टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ हो रही है उसमें बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान का सामना करना पड़ा उसको। तो इस हवाले से भी बात होगी कि 450 रन का हदफ मिला था और पूरी टीम जो है वो 89 रन बनाकर आउट हो गई। वेरी शॉकिंगली घर पे मैच लगा हुआ था कल, तो मियाँ साहब बड़े गुस्से में आके उन्होंने बंद कर दिया कि जो है ना कोई फ़ायदा नहीं इस मैच वैच को देखने का भाई। बहरहाल उसके अलावा जो है वो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भी हो रहा है और उसमें जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी पाकिस्तान ने FIH जूनियर जो है वो उसमें मुहिम हुआ और वो क्या है उसका मामला, उस हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा जो कौमी टेबल टेनिस चैम्पियनशिप है उसमें जो है वो पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम तो किया ही है और आर्मी की 15 साला हूर फवाद ने टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो ये कौमी टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में कौन अपने झंडे गाड़ रहा है इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा ये तो है आज की स्पोर्ट्स की खबरें, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। उसके अलावा साथ साथ हमारे पास जो शहर कराची की खबरें वो ये कि हमने देखा कि माशाल्लाह जो गैस का बहरान है वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान हैं, सनतकार परेशान हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो परेशान है कि भाई ऐसे कैसे जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ चलेंगी और हम कैसे काम करेंगे जब तक गैस टैरिफ पर बात नहीं होगी, जब तक जो है वो गैस की फराहमी पर बात नहीं होगी तो ये मसाइल हमारे हल किए जाएँ। गुज़िश्ता दिनों भी उन्होंने एहतजाज किया था। उसके अलावा एक और ख़बर ये कि जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि कराची का जो मौसम है वो इंतहाई अब चेंज हो गया है जब से एनवायरमेंटल चेंजेस की हम बात भी कर रहे हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो शहर भर में जो आलूदा हवा है उसमें इजाफा होता जा रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा जो डिफरेंट जगहों पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उसकी वजह से और वैसे भी जो है ना वो हमने देखा कि लाहौर में भी मसनूई बारिश की गई है स्मॉग को कम करने के लिए। तो कराची में भी हम देख रहे हैं कि मुल्क का हमारा जो है वो आलूदा तरीन शहर बन गया है क्योंकि यहाँ पर सांस लेना भी मुहाल होता जा रहा है। और बहरहाल कराची में सर्दी की शिद्दत में भी अब थोड़ा सा इजाफा देखने में आ रहा है, हवाएं कुछ ठंडी होना शुरू हो गई हैं। जहाँ हमने बात की कि ट्रैफिक के भी मसाइल हैं तो दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि कराची में जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स वो बहुत बड़ी तादाद में एक तो होने चाहिए, फ्लाईओवर्स और ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो हैं माशाल्लाह मौजूद वो भी बहुत सारे सिग्नल्स ख़राब हैं। हमने देखा है कि कभी तो उन पर पीक आवर्स में आपको सार्जेंट वगैरह खड़े हुए नज़र आते हैं, लेकिन वैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को अपनी मदद आपके तहत ही जो है ना वो सर्व करना पड़ता है या ट्रैफिक जो है ना वो अपने हिसाब से जिसको गाड़ी लगाने की जहाँ जगह मिलती है, ले जाने की जगह मिलती है, वो निकाल के ले जाता है। ऐसे में हादसा होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब हैं। और डिगरा वज़ीर सिंध जो है उन्होंने एक इजलास बुलाया था, उसमें 91 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जिसमें से सिर्फ 30 काम कर रहे हैं, 61 ख़राब हैं। उस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ, उन्होंने उस पर नोटिस लिया और कहा है कि फौरी तौर पर उनको सही किया जाए। उसके अलावा साथ साथ जो चार्ज पार्किंग है उस हवाले से बार बार बात हो रही है कि शहर कराची से चार्ज पार्किंग को ख़त्म किया जाए जनाब, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी पहले ऑर्डर आया था लेकिन कोई चार्ज पार्किंग ख़त्म नहीं हुई। जहाँ गाड़ी आप लगाने जाएँ वहाँ पर आपको 50-100 रुपये की पर्ची थमा देते हैं और उनको तो पर्ची लेना भी पसंद नहीं करते, आएंगे और कहेंगे जी पैसे, आप मुँह ही देखते रह उनका। तो ऐसा हो रहा है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। मेरा खुद इतना गला ख़राब है ना, ये कराची इतना आलूदा हो गया कि जी ठीक ही नहीं होता। आप जब बाहर निकले घर पे आप ठीक होते हैं, जब आप बाहर से एक चक्कर लगा कर आए तो वो जी दोबारा से आप जो है ना वो कहाँ से होते हैं। वेलकम टू द शो जावेद इकबाल साहब जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्यों सोच रहे हैं आप? अभी उठे नहीं, कॉफ़ी पी? मेरे कौन से कस्टम में सामान फंसा है, परेशान हूँ, सोचूंगा क्या सोचूंगा, क्या पता आप छुपा रहे हैं। अयाज राना साहब को भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत जैसे आप बता रही हैं कल से तेज़ हवाएं हैं तो वही गर्द
अबर आलूद मौसम। अच्छा, तेज हवा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मसला ये है कि हमारी ना गर्द वाली हो गई है। हवा अब ये के जैसे कराची जो है वो आलूदा शहरों में नंबर 1 पे आ गया मुल्क के। पहले लाहौर हुआ था, अब ये कराची लाहौर की जंग कभी खत्म नहीं हुई, यहाँ पर ये बाजी लेगा। खैर, तो ये है मसला, ये अब ये आलूदा शहर का क्या किया जाए। इसके लिए बारिश की दुआ की जाए, दुआ नहीं हो तो फिर लाहौर वालों से मदद ली जाए। पता नहीं इसका इफेक्ट कैसा आया ना वैसे लाहौर में। ज़्यादा ज़रूरत मसनूई बारिश की मेरे ख्याल से कराची को बहुत है। लाहौर में तो फिर बारिश जो है मानसून की भी बहुत अच्छी हो जाती है, आम सीज़न में, इस सर्दियों में भी हो जाती है। लेकिन कराची जहाँ बारिशें होनी थी पिछले सीज़न में बिल्कुल भी जो एक्सपेक्टेड थी, बल्कि महकमा मौसमियात बोल चुका है कि आने वाला साल भी और पिछला साल जो था वो मानसून की बारिशें कम होंगी, जिसकी वजह से अब आलूदगी तो मसला ये है जावेद भाई, कराची में तो ज़्यादा बारिश भी हो जाए ना तो वो भी दर्द सरी बन जाती है कराची वालों के लिए। कीचड़ हो जाता है यहाँ। ऑफिस हम लोग तो सोच रहे हैं हम ऑफिस के मैं तो भैया सोच रही इधर तो ऑफिस अल्लाह की रहमत यहाँ पे जहमत बन जाती है सबके लिए। और मेरी नज़र में जो बड़ा मसला है ना, ये सिर्फ कराची लाहौर में अगर आलूदगी टॉप पे जा रही है आए दिन, तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक का जो मसला, ये जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, ये असल वजह बन रही है इसकी। और इसके लिए आप बिला वजह ये ना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कहा जा रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं हो रहा, ये हो रहा है ट्रैफिक के धुओं की वजह से। ये ज़्यादातर गाड़ियाँ चल रही हैं और आपने मुतबादिल हल निकाला नहीं अभी भी। जगह जगह डीज़ल की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ और मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएँ। कंस्ट्रक्शन तो दुनिया भर में होती है, वहाँ तो नहीं आलूदा होते शहर, वहाँ तो आलूदगी इतनी नहीं है। वो दुनिया कितनी तरक्की कर रही है, वहाँ तो हमसे कई गुना ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। बिल्कुल। चाइना में देख लें या इंडिया में या अरब में कितने होते हैं तरक्याती काम, धड़ाधड़ बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्लाईओवर, अंडरपास, ये वो बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ मुझे नहीं समझ में कौन लोग हैं जो माहिरीन इस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह कैसे कर लेते हैं बात बगैर सोचे समझे। कोई ना कोई उज़र ढूंढ लेते हैं हमारे यहाँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि बस वो आवाम को चिपका दो, किसी बत्ती के पीछे लगा दो। अच्छा, पीछे गिर रहा है, बत्ती से याद आया, आपको याद होगा लॉकडाउन के दिनों, कोरोना के दिनों में जब ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी तो कहा जाता कराची बिल्कुल साफ सुथरा शहर हो गया। जैसे लंदन के बादल होते हैं इंग्लैंड के, वैसे यहाँ के बादल हो गए थे। यानी आपको धुआं आसमान पर नजर नहीं आया, बिल्कुल आपको साफ सुथरा आसमान नजर आता। हम कभी कभी ऐसा, मैं भी 2 बार गया इंग्लैंड, तो वहाँ तस्वीर खिंचवाते ना, हमें इससे सब लोग पहचानते हैं साफ सुथरे बादल जो है ना, ये यूरोप का ही है। हाँ, यानी ऐसे ही। क्यों हमारे बादल भी उन दिनों ऐसे ही थे जब गाड़ियाँ ट्रैफिक नहीं थी। तो आप बिल्कुल आसानी से अंदाज़ा लगाएं कि भाई ट्रैफिक के मसाइल, जो धुआं है ना वो आसमान पे जाता है। अब जब सुबह होती है आप देखें यहाँ से आपको शायद 2-4 किलोमीटर बाद भी आसमान साफ नज़र नहीं आएगा आपको। करीब की अगर 2 किलोमीटर बाद की रात बिल्डिंग में तारे नज़र नहीं आते। अब तो इतने जो है ना वो पॉल्यूटेड हो गया कि इतना आपको, आप इंटीरियर से चले जाएं वहाँ पे कितना क्लियर स्काई आपको नजर आता है, लेकिन कराची में आपको देखने को तरस है भाई। ये अंदरून सिंह, या मैं एक बार वादी नीलम गया, वहाँ आसमान ऐसे ही था जैसे कि स्विट्जरलैंड का आसमान हो या इंग्लैंड का हो, जर्मनी का हो। हमारे थर में आप देखें, साफ सुथरा थर में आप जाना हुआ है, बादल बिल्कुल साफ सुथरा नजर आएंगे। कई दफा जाना हुआ है मेरा, मुझे तो बहुत ही खूबसारत लगता है। मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल आसानी से इसके अंदर देखें, जहाँ जावेद भाई जो बात कह रहे हैं ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे हम बहुत बात कर रहे हैं। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि मॉर्निंग शोज़ में लोगों को इस बात की सबसे ज़्यादा आगाही होनी चाहिए कि आपकी भी एक जिम्मेदारी है। तो गाड़ियाँ आपकी और मेरी ही है ना जो इस तरह की चल रही हैं। हुकूमत को सिर्फ ये है कि जो बड़ी गाड़ियाँ, डीजल की गाड़ियाँ चलने वाली हैं, उनके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन करें, या जो चीज़ें उनकी जिम्मेदारी है वो करें। लेकिन वो भी किसी इंसान ही की हैं, जो चला रहा है उसको भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए और मेरे लिए इस वक्त हमारी मुझे बड़ी जो है ना तकलीफ़ होती है देख के कि हमारी जो है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोई ख्याल नहीं करता है। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। अच्छा, मसला ये है कि हम बाहर जाएंगे ना तो जी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और बहुत अच्छे बच्चे नहीं होते, वो बन जाएंगे। लेकिन अपने मुल्क में हमें नहीं करना। अपने मुल्क में तो बर्बादी लगाई हुई होती है हम लोगों ने। तो भाई फिर आप डिजर्व भी यही करते हैं कि आप टूटी हुई सड़कों पे फिरें, आप गंदा और आलूदा शहर में रहें। जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे बेहतरी तो नहीं होगा। आपको कंट्रीब्यूशन हर बंदे का, जो अयाज बात करे, वेरी ऑन पॉइंट, राइट ऑन पॉइंट, कि भाई आप खुद भी ख्याल करना सीखें, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। बहरहाल एक और मसला ये है कि ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो कल निगरान वज़ीर आला सागर साहब के ज़रिए इजलास हुआ, उसमें ये पता चला है कि जनाब जो शहर भर में सिर्फ 91 सिग्नल्स हैं। इतना बड़ा मेरा नहीं ख्याल 91 है, गलत पता नहीं, इन्होंने रिपोर्ट में कहा है, इजलास में उनको बताया गया, ब्रीफिंग दी गई। अब ऐसे तो नहीं होगी सीएम ना, साहब को जो रिपोर्ट दे रहे हैं तो वही गलत दे दी होगी। 91 ये हो सकता है, देखिए ना इसमें 91 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जिनमें से 30 काम कर रहे हैं, जबकि 61 जो सिग्नल्स हैं वो खराब है। मैं भी हैरान हूँ भाई 91 इस चीज़ की बात ये होंगी, वो जो मेन जो होंगी ना
शाहराह पे? मेन ऐसी जो मेन आर्टरीज कहलाती है ना आपके शहर की, ये उसकी तो रिपोर्ट हो वही सकती है है। सिग्नल हमारे आस लेकिन पास हमारे मोहल्ले जो में या मेन सड़कों जितने वाले कॉरिडोर्स रोड हैं पे वो तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन कम चुके लग हैं रहे हैं मुझे, मेन। कम लग रहे हैं। अच्छा मुझे लगता है हो भी सकता है यार, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जगहों पर ना सिग्नल्स की वाकई कमी है। जैसे शाहरा फैसल अब सिग्नल नहीं है। सिग्नल चलो फ्री वो तो कॉरिडोर सिग्नल है। फ्री है ना, लेकिन हम जैसे अगर इलाकों में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कोरंगी कॉजवे की मैं बात कहूँ, मिसाल कहूँ, तो बहुत दफ़ा होता है कि हाँ कि जो है ना आप आगे पीछे सड़कों पे आपको ज़रूरत होती है, या हम डिफेंस में अंदर चला, खैर डिफेंस में तो है लेकिन उस पर अमल दरामद कौन करता है? डिफेंस में तो मैंने देखा कि कोई आप मुझे ये अंडरपास बताएं ना, उस पे फ्लाईओवर नहीं, रुकता बस कौन? सिग्नल ही कोरंगी में सिग्नल नहीं है। है। आपके कोरंगी में सबसे इतना गंदा हौलनाक जो ट्रैफिक है। एक्सीडेंट हैं डीएचए के, वो इसी वजह से हैं कि वो जो अमल जितने दरामद अमल नहीं दरामद नहीं है वो बंद पड़े हुए हैं। जितनी आप अब उनकी खयाबान के ऊपर जो लगे हुए हैं, आप उसके ऊपर जितने हैं वो खतरनाक तरीन जितने एक्सीडेंट हैं वो सिर्फ इसी वजह से कि उसके ऊपर कोई अमल दरामद फिर वही वाली बात है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा हमारे यहाँ तो 9 बजे के बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वो खत्म उससे हो जाता है। पहले भी नहीं इससे है। पहले कौन सा है? मुझे तो लगता है 9 थोड़ा बजे से बहुत कोई पहले किसी भी का कोई लिहाज social कर लेता, दिन में responsibility। जगह दे देते हैं एक दूसरे को, रात को तो भाई कहाँ है ये, कौन सी बातें कर रहे हैं? सिग्नल तो जैसे बताया जितने भी वो सही तो तादाद दोबारा से कोई रिसर्च हुई तो शायद पता चले, लेकिन मुझे इस चीज़ से बड़ी तकलीफ होती है जगह जगह जहाँ अंडरपास बनाए गए, जैसे तिनट्टी पे फ्लाईओवर बनाया गया, उसके नीचे चौराहा था बंद कर दिया आपने, सिग्नल था ख़त्म कर दिया। अच्छा फिर होता है कैसे, नाजमा चौरंगी पे आपने अंडरपास बनाया, ऊपर का चौराहा आपने ख़त्म कर दिया, इतने बुरा कट बनाया, फिर नीपा पे सिग्नल था बंद कर उसका भी दिया। बेड़ा गर्क अच्छा, कर दिया ना इससे होता है क्या है, फिर आप लोग को उकसाते हैं शहरियों को कि रॉन्ग आए, क्योंकि वो बड़ा कट नहीं लेना चाहते। इतने नीपा पे तो पेट्रोल रोजाना महंगा, स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, ऑफिस और वालों को टाइम कहाँ होता इससे है? आमदनी किसको है, फायदा किसको है, कौन ले रहा है इसका एडवांटेज? ट्रैफिक पुलिस वाले, वो आए दिन धड़ चालान काटते हैं रॉन्ग वे पे आने के जुर्म में। तो ये लोगों को ना उकसाया जाए इस तरह से कि लंबा कट लेने के बजाय छोटे शॉर्टकट के बजाय उल्टा आए। जैसे आप तिनट्टी पे देख लें, लोग अगर किसी को जाना है, कोई गुरुमंदिर से आ रहा है, उसको PIB जाना है, तो वो क्या करे, क्या पूरा डाकखाना से घूम के आए? 1.5-2 किलोमीटर का टर्न या 3 किलोमीटर बन जाएगा उसका। फिर जो लजबेला से आ रहा है वो क्या करे, वो भी डाकखाना से घूम के आएगा, उसको गुरुमंदिर जाना है। तो बहुत जगह उन्होंने ऐसे कट बनाए हुए हैं, ऐसे चीज़ें कर दी हैं, सिग्नल बंद करके, ऊपर के चौराहे बंद करके, लोग परेशान होते हैं। फिर ऊपर ट्रैफिक भी जाम होती है, लोग रॉन्ग जाना चाहते हैं, क्या इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, ना वो अपना पेट्रोल खर्च करना चाहते हैं। अच्छा मसला वही ना कि प्रॉपर प्लान नहीं, एक चीज़ बना देते हैं, उसके बाद उनको बाद में ख्याल आता है कि जी ऐसा तो हो सकता है, तो उसके जहाँ बाद में तिनट्टी change वाले कर की देते बात करें, वो एक तो बहुत ही जब ब्रिज शुरू होता है तो बॉटल नेक बन जाता है, क्योंकि बहुत छोटा हो जाता है और सिंगल ट्रैक उन्होंने रखा हुआ है, एक गाड़ी जाने की एक गाड़ी आने की। उसके बाद भी वो नीचे फूलों की मार्केट है, उसकी वजह मुझे से समझ बड़ी नहीं आता गाड़ियाँ किस बहुत किस्म की बहुत ट्रैफिक अजीबनाक जगह है हैं। वो इतना, और रोड भी कितना गंदा हो जाता है ना, वो इंजीनियरिंग सारा ब्यूरो एक तो क्या इतना कर रहा है, गंदी सा ट्रैफिक रोड है। इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है वो लोगों को क्यों शहरियों के लिए मुश्किल से मुश्किल चीज़ें करता जा रहा है? यानी आप शहरियों के लिए आसानी पैदा करें ना। तिनट्टी वाला तो रोड ही इतना खराब है, उसको पहले भी बनाया, वो फिर टूट 2 गया, दफा पता नहीं बन उसमें चुका क्या कर देते, वो पता नहीं, या तो उसको एक साल में कर्ज 2 है दफा। वो रोड, है ना। एक साल में 2 दफा। काम बढ़ाओ पैसे बनाओ, ये स्लोगन है हमारे सरकारी इदारों का। और खासकर वहाँ बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी का वो टेंडर बार बार जारी करेंगे तो जितना काम बढ़ेगा उतना पैसा बनेगा। नहीं तो आप इसमें क्यों नहीं स्क्रूट करते भाई, जो पहले वाले उसने वेंडर ने बनाया है या ठेकेदार ने बनाया, तो वो तुमने उन्हीं के कैसा लोग बनाया थे ना, यार, आपने जांच एक पड़ताल रिपोर्ट अभी बताई थी जो आई थी ट्रांसपेरेंसी, बस फिर उसके अंदर ठीक है दूसरा नंबर किसका था? सरकारी कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ यू आर राइट। तो ये अब व्हाइट आप कॉलर मुझे एक करप्शन यही लोग करते नहीं, हैं। अब इसके और अंदर AC आपको पता है ऑफिस क्या में बैठ मसला कर। क्या है? इसका सबसे बड़ा मसला ये, जाए तो एक मिनट, बात ये है कि इसके अंदर जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 40% की आपको जो है वो रिश्वत देनी है। यानी अगर 100 रुपए का काम है तो 10% तो पहले आपने वर्क ऑर्डर लेने के लिए वो बैठे में आपको काम करने के, आपको काम मिल भी गया तो आप जब तक 10% की रिश्वत नहीं देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट की जो अमाउंट है उसका 10%, वो आपको तब मैं ये आज कोई भी इदारे में जितने भी हैं, चाहे उसमें PWD हो, DMC हो, KMC हो, चाहे इसके अंदर कोई भी काम कराता हो, उसके अंदर 10% देने पे आपको जो है वो वर्क ऑर्डर मिलता है। अब उसके बाद जब आप बिल लेने जाते हैं तो 22 से 30% की रिश्वत देंगे तो आपको आपके काम का चेक मिलेगा। अब मुझे आप ये बताएं कि 40% अगर वो उसको रिश्वत दे देगा, उसके अंदर 60% उसके पास है, उसमें काम भी करना है और उसने अपनी जेब में भी डालना है। 15 से 20% तो एक नॉर्मल प्रॉफिट तो है ना किसी काम का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो क्या बचा पीछे? फिर 40% का काम के अंदर मटेरियल कॉम्प्रोमाइज़ होगा, काम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, चोरी होगी। तो ये वजह है, ये पूरा जो 70 सालों से चला आ रहा है इस पूरे शहर के साथ, वो
जब तक वो आपको वो उस अमाउंट को मांगते हुए उनको शर्म नहीं आती, वो अपना हक नहीं, वो तो समझते तय हैं है ना, वो तो वो रोजाना उसको थोड़ी इस करना, तरीके वो तो से तय है। मांगते हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि रिश्वत मांगते हुए वो ऐसे मांगते हैं जैसे उनका हक है, ये उनका पैसा है जो हमने रख लिया है। भाई ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा जो है, वो जिस कॉन्ट्रैक्टर का पैसा है वो उसका पैसा है, उसने कौम के लिए लगाना है, वो काम करना है उस पैसे से। अभी आपने सुना ही होगा कि इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया था करप्शन का, मटियारी मोटरवे पे मटियारी, वहाँ डिप्टी कमिश्नर तक गिरफ्तार हुआ, फिर उसने 29 करोड़ रुपए जमा भी कराए सरकारी खजाने में वापस, और ये कुछ 4 से 5 अरब का घपला था उसने मोटरवे की तामीर में। तो ये डिप्टी कमिश्नर तक जब इन्वॉल्व हों, और इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो सरकार से हल्फ लेते हैं कि वफादारी का, ईमानदारी का, लेकिन उनका असल मकसद क्या होता है, अक्सर कभी कभार ये सामने आता है कि वो पकड़े जाते हैं। आपको छोटा सा एक बताऊं कि कुछ साल पहले हब, ये बलूचिस्तान का एक शहर है, कराची से बिल्कुल करीब है, साथ ही लगता है उसके, वहाँ कुछ साल पहले जो एक डिप्टी कमिश्नर साहब आए, उन्होंने विज़िट किया कि फ़लाँ जगह तालाब बना, उसके जाके उन्होंने देखा यहाँ पे तो कोई तालाब नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो एक कदम और आगे गए, कागज़ों में तालाब था, वहाँ तालाब नहीं, विज़िट किया। तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ तालाब की अब रिपेयरिंग होगी, तो कागज़ों में रिपेयरिंग भी हुई, तो उसके लिए भी उन्होंने कोई 35-40 लाख रुपए रिजर्व कराए और वो ले लिया। यानी जहाँ तालाब था ही नहीं, पिछले उनके ब्यूरोक्रेसी ने नहीं बनाया, सिर्फ कागज़ों में दिखाया। उन्होंने कहा वहीं अब रिपेयरिंग भी होगी उसी तालाब की जो कागज़ों में। बस ये सब कुछ आवाम के पैसे से ऐंठ रहे हैं। एक और आवाम से पैसा ऐंठने का जो है ना वो जरिया हमारे शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स की जहाँ पर हम बात करें, वहाँ साथ साथ इसको भी टच कर लेते हैं कि जी जनाब चार्ज पार्किंग मुझे तो जहर लगने लगी है। आप अभी गाड़ी लगा के यूँ खड़े नहीं होते जी, अगले बंदा सर पे खड़ा होता है जी बिल। सरकार को अच्छा, नहीं जाना गलियों पैसा। में मजे की बात है, आप गली है, बाजारों की मोहल्ला गलियों में है जाएं, जी, मोहल्ले में फुटपाथ है, जाएं, लोकल बाजार है, शॉपिंग मॉल है, कहीं पर भी आप जाएंगे ना वो मुंह लेके पहले से खड़े होंगे। मेन शाहराहों या मेन बाजार समझ में आते हैं। मान लिया जी होता है दुनिया में, आप लोकल गवर्नमेंट इसी से पैसे कमाती है, ठीक है, गलियों में कहाँ से कमाएगी भाई? गलियाँ तो पूरी दुनिया के अंदर, गलियों के अंदर पार्किंग के कौन से पैसे होते हैं? हर जगह पे बना लिया। हर जगह अगर पार्किंग की कोई लिमिट होती है, कोई टाइमिंग होती है, दोपहर अगर सुबह 10 बजे से शुरू हो रही है तो रात को 10 बजे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ वो देखते हैं जब तक वो दुकान खुली है या बाज़ार खुला हुआ है उस वक्त तक वो खड़े रहते हैं। और मज़े की बात ये है कि आपको तरस आने के लिए वो ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं, ज़ईफ़ लोगों को, गूंगे बहरे लोगों को, कि आप मना भी नहीं कर सकते। अब ये एक नया तरीक़ेकार सबने ढूंढा हुआ है। ऐसे छोटे बच्चे खड़े कर देंगे, इतने ज़ईफ़ लोग खड़े कर देंगे, आप बोलेंगे यार दे ही दो इनको पैसे 50 से तो 20 रुपये तो दे देना, वो दे दो। अच्छा पहले भी ना ऑर्डर आया था जावेद साहब कि हुकूमत वो अपना कोर्ट ने भी ऑर्डर जारी किया था, सेना हाई कोर्ट के ऑर्डर, कि जनाब आप ये जो चार्ज पार्किंग है इसको ख़त्म, तो मतलब आप अदालतों के भी अहकामात को धज्जियां उड़ा देते हैं। हमारे तो शहर में तो हर पार्किंग वाले से लड़ी होती है, भाई हुकूमत ने मना कर दिया, सॉरी अदलिया ने तो कहा जी नहीं करना, आपने अदालत ने ऑर्डर पास किया, लेकिन कौन सुनता है? फिर उनसे KMC की पर्ची मांगो, वो फाड़ के दे तो देते हैं, लेकिन मसला है कि वो एक लॉग निकालना भी अब कौन सा मुश्किल काम है। तो वो उस पर्ची के ऊपर पैसे कहाँ होते हैं? परसों ये मैंने रिपोर्ट चलाई है, तारिक रोड पे मैं गया, मैंने देखा वो पर्ची डबल, एक बाइक उसके बाद एक और बाइक, फिर लंबी करके बाइक, उसके बाद तारिक रोड पे इतनी जगह कहाँ है? अब यही तो बात हुई कि उसके बाद एक गाड़ी, क्यों आप घबराते हैं बाजार जाने से कि ट्रैफिक बहुत होगा, हम कहाँ गाड़ी लगाएंगे? ना आप सदर जा सकते हैं, ना आप जो है ना तारिक रोड शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। हैदरी का भी यही हशर है, आपके सदर में चले जाए यही हशर है। वसीम अख्तर चंद साल पहले वसीम अख्तर मेयर थे, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो सरकारी रेट है मोटरसाइकिल के लिए 5 रुपये और कार के लिए 20 रुपये, उस वक्त भी ये 20 रुपये 30 रुपये और कार के लिए 50 से 60 रुपये अब तो 5 रुपये आप फकीर को देते हैं तो वो फेंक के चले नहीं, अब 10 रुपये होगा, 10 रुपये सरकारी रेट अब 10 रुपये होगा, लेकिन अभी भी कम से कम 30 रुपये ले जाते हैं बाइक वालों से, और 50 से ज़्यादा 50 से 100 रुपये ले, और पर्ची नहीं दी जाती अक्सर जगह पे। जो सरकार में पैसा जाए सरकारी ख़जाने में वो नहीं जाता, क्योंकि माफिया बन गई है, बैठ गई, हर जगह एक एक टुकड़ा उन्होंने अपने पास ले लिया। मेन शाहराहों पे, मेन मार्केट पे, जैनब मार्केट हो गई या सदर के इम्प्रेस मार्केट हो गई, जहाँ जहाँ, अब वो अगर आपने बाइक उनको नहीं दी तो बाइक वही उठेगी। एक तो गदागर खरीद रहे और दूसरे जो है ना ये पार्किंग वाले खरीद, सुना लाखों रुपए में सिग्नल जो है ना वो मिलता है यहाँ पर पार्किंग का सिस्टम लगा, और घंटों के हिसाब से तीन शिफ्टें चलती हैं उसके ऊपर। मैं जब शो कर रही थी न्यूज़ नाइट तो मैंने कहा सदर में मुझे कोई सिग्नल ही दिला दो, छोड़ दे क्या काम कर। इसमें 3 शिफ्टें हैं, आप ये भी और करिएगा, साफियों से बहुत ज्यादा कमाते हैं। इसके अंदर सुबह जो है वो आपको खवातीन मिलेंगी, दोपहर का इवनिंग टाइमिंग में आपको ख्वाजा सराब मिलेंगे,
और रात Signals पे ना? के जी, और रात के टाइम में आपको बुजुर्ग लोग मिलेंगे, बुढ़े लोग, ये किसी भी दिन सब करेंगे ना ये साइकी, story। आप देखें आपकी और हमारी साइकी से खेलते हैं ये लोग, इतने इनकी रिसर्च देखें कि आज किस तरीके से आपको भाई वो लूटना है। अमीर और कबीर लोग हैं, उनके पास वक्त है, उनके पास चीजें हैं, अच्छा, उनका पार्किंग के lifestyle हवाले है। से एक चीज और मैं ऐड करना चाह रहा था। वेरी क्विकली, मुझे ब्रेक जी, पे बढ़ना है। उसमें पर्ची जैसे आपने तारिक रोड पे या सदर में लगाई है तो आपने अपनी गाड़ी निकाली, मजीद आपने आगे जाना है, दोबारा अगर आपके पास पर्ची है तो आप कानूनी तौर पे दोबारा पर्ची पैसे देने के काबिल वो नहीं है, फिर काटेगा वो पर्ची। लेकिन वो फिर आपसे लेता है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास पर्ची नहीं होती, आप पर्ची लेते नहीं है। तो वो उसके अगर ड्यूरेशन के अंदर आपने जिस वक्त आप गए हैं 2 से 4 घंटे 5 घंटे के बाद तक वो पर्ची वैलिड होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कानूनी तौर पर। सही कह रहे हैं आप। और दूसरी बात ही कि यहाँ तो ये भी हो जाता है, गाड़ी में बैठे हो तभी भी आ जाते हैं, मैं पार्किंग दे दूं। अरे बैठे हैं यार, क्यों दे दें तुम्हें? शादी हॉल पे भी शुरू हो चुका है सखी चार्ज पार्किंग। नहीं, यानी वो अब से आते हैं, हमने गाड़ी खड़ी की है तो हमने रखवाली की है आपकी, अब दे इस नाम पे, अरे जिस नाम ये पे। तो मतलब अब वो जगह टैक्स हो गया ना, हम ये तो देख रहे हैं, कर रहे हैं वो, अब वो तो सेंटिमेंटल क्योंकि ब्लैकमेलिंग है। अगर आपने उनको नहीं दिए तो बदले आपकी गाड़ी की हवा निकाल ली, टायर की कुछ भी वो वही नुकसान वाली हो बात है सकता ना कि आपको ब्लैकमेलिंग पर होता रहा है। बहरहाल वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब आज एक और अहम दिन है और वो है किसानों का दिन मनाया जा रहा है। और ये किसान डे हम वैसे तो बहुत सारे डेज मनाते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं ना ऐसी चीज़ों को, लेकिन हम नहीं होने देंगे। उसकी वजह ये है कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और जब भी हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हमारी फसलों की बात करते हैं, हमारी ज़मीन की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है हमारी सरज़मीन। हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है कि हम जो चाहें अपने ख़त्ते में जो है ना वो उगा सकते हैं, उसकी काश्त कर सकते हैं, बस मेहनत की ज़रूरत है। अब दूसरी चीज़ एक तो नज़र आती है कि हमारे यहाँ जो है ना वो एग्रीकल्चरल जो टेक्निक्स हैं उसके ऊपर शायद इतना काम नहीं हो रहा, क्योंकि अब जैसे हर चीज़ के अंदर मॉडर्निज़म आ गया है, मॉडिफिकेशन आ गया है, टेक्निक्स आ गई हैं, मशीन्स आ गई हैं, तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री हम कहते तो हैं, लेकिन हमारे तो यहाँ तक भी नौबत आ जाती है कि प्याज टमाटर भी कभी बाहर से मंगाने पड़ जाते हैं। तो क्या वजूहात हैं इसकी, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खालिद महमूद खोखर साहब मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। वेलकम टू द शो खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खालिद साहब आप? और दूसरी बात ही कि आज किसान डे तो मनाया जा रहा है, लेकिन मैंने बहुत 2-3 बातें कही, आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि एक तो हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, लेकिन जहां हमें अपनी सलाहियतों को बढ़ाना था, मैं तो ये चीज़ें देख रही हूँ कि और ज़्यादा फसलों में कमी आती नज़र आ रही है, हम तो हर चीज़ बाहर से मंगाने के लिए तुले बैठे। जी, सबसे पहले तो आज किसान डे के मौका पर मैं पाकिस्तान के तमाम काश्तकारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि काश्तकार जो है वो सारा काम उसका अल्लाह तवक्कल पे है, ज़मीन में बीज फेंकता है और पूरा साल मेहनत करता है। काश्तकार से ज़्यादा ना कोई जफाकाश है, ना उससे ज़्यादा कोई मेहनती है, ना उससे ज़्यादा कोई मुहब्बे वतन है। काश्तकार दिन रात काम करता है, हालांकि उसके बदले में जो उसकी मेहनत की उजरत भी उसको नहीं मिलती। अगर सच देखा जाए तो काश्तकार के इस वक्त ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना उसके बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की सेहत के हालात अच्छे हैं, और ना ही काश्तकार के लिए कोई ऐसी मराहत हैं कि अगर जब वो बीमार हो जाए या रिटायर हो जाए तो उसके बाद उसे कोई पेंशन मिले या कोई ऐसी मराहत हो, कहीं उसके बच्चे का दाखिला हो सके, कुछ भी हो सके, काश्तकार के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सही कह रहे हैं। दूसरा, काश्तकार का ये इशू है इस वक्त के काश्तकार की पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है। इस वक्त आपके सामने है जो यूरिया खाद का इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तकरीबन 1000 से 1500 रुपए पर बैग ब्लैक हो रहे हैं, और जो काश्तकार अदा कर रहा है वो तकरीबन साल का 100 से 125 अरब रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा है काश्तकार इस माफिया को। काश्तकार इससे बड़ा परेशान है, मैं उसके जज्बात का लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता। आज इस किसान डे के मौका पे मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए हम काश्तकारों के बारे में कुछ सोचे, ज़राअत के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि ज़राअत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं। आबादी में तो ग्रोथ है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारी वो ग्रोथ नहीं है। अगर हमने ये अपनी एग्रीकल्चर को ना बढ़ाया, पर एकड़ पैदावार ना बढ़ाई, गैराबाद रकबों को आबाद ना किया गया, तो मुझे अगले साल आते हुए को अच्छे साल नहीं लग रहे। खालिद साहब, किस चीज़ में कमी है हमारे यहाँ? हम मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ज़मीन ख़राब है,
हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, मैन पावर नहीं है, क्या इशू क्या है कि हम नहीं कर पा रहे? देखिए जी, हमारे पास मेन जो सबसे बड़ा मसला है, पहली चीज है कि हमने रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन ना, जहां से आप 15 से 20 हजार अरब की प्रोड्यूस लेते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। हमने रिसर्च हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, जो नहीं है। इस वक्त हमारे बहुत सारे सीड हम बाहर से मंगवाते हैं, हमारे अपनी कोई रिसर्च नहीं है, फिर हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पास जो मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ के सीड बेच रही हैं, चाहिए ये था कि 3 साल बाद वो यहीं मल्टीप्लाई करती, वो उनको कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया गया कि वो यहाँ करे। अब इंडिया में देख लें, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पे आई हैं, वो 3 साल बाद वहीं पे मल्टीप्लाई करती हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ गया, क्योंकि हमारे जो पॉलिसी साज जो इदारे थे या जो भी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ज़राअत में दिलचस्पी नहीं ली। और ये फेडरल सेक्रेटरी जो काम करते हैं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई इसमें को बेहतर काम किया हो। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान खसारे में है कि आज हम 12 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप देखें कि यूरिया में, मैं आपको एक चीज इस वक्त, क्योंकि करंट इशू है हमारा, यूरिया है, बिजली का रेट है। अच्छा, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फर्टिलाइजर के, यूरिया के इस वक्त जो कंट्रोल रेट है वो भी 4 है। हमें बड़ी मुश्किल से पता चला कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज को, खाद फैक्ट्रीज को मुख्तलिफ रेट पे गैस मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक रेट पे यूरिया मिलना चाहिए, और ब्लैक भी नहीं होना चाहिए। अब काश्तकार जब उसका रेट अगर 3400 हो तो वो 5200 रुपए दे के आए, तो उस वक्त उसके जज्बात का लफ्जों में इहाता करके नहीं बताया जा सकता कि उसको उस वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ होती है काश्तकार को उस वक्त। फिर इसी तरीके से आप बाकी चीजें ले लें, बिजली को ले लें, और बिजली का रेट हमारा जो 5 रुपए 35 पैसे था 3-4 साल पहले, आज वो रेट चला गया 50-60 रुपए के ऊपर। फिर हमारे ऊपर जो सबसे बड़े जो इस वक्त बिजली कड़की है, सफा हमें कपास का रेट नहीं मिला और मक्की का रेट नहीं मिला। अब मक्की का काश्तकार तो यकीन कर लो, वो तो रुल गया बेचारा मक्की का काश्तकार। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैंने काश्तकारों को रोते हुए देखा है कि जो मक्की जिस दिन आई है काश्तकार से आने से पहले 4200 रुपए रेट था, आज उसको 12 से 1500 रुपए रेट मिल रहा है। उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही, पैदावारी लागत ज्यादा, इनकम कम है। वो क्या करेगा? अगले साल काश्तकारी क्या करेगा? उसके जो आफ्टर इफेक्ट आएंगे वो अगले साल ज़राअत के ऊपर आएंगे। अगले साल वो खर्च नहीं कर सकेगा, आपका बैलेंस यूज फर्टिलाइजर नहीं कर सकेगा। नहीं तो क्या वजह है कि जो काश्तकार एक फसल लगा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उगा रहा है, उसको जो है वो अच्छे रेट्स नहीं मिलते, जबकि हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में जब ये चीजें जा रही हैं तो इंतहाई महंगी है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। पिछले साल जब कॉटन की काश्त शुरू हुई तो हुकूमत ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की 8500 रुपया। जी जी। और हमारे साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ी मेहनत भी की, उन्होंने हमारे साथ काफी मीटिंग्स की, लेकिन हमें रेट ना दिलवा सके। वो 8500 रुपये हमें रेट ना मिला, रेट नीचे होकर 6000 पे आ गया। क्या वजह रेट ना मिला? देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे पाकिस्तान में, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि माफिया मजबूत है, रियासत कमजोर है उससे। अगर रियासत की कोई रेट है तो सिर्फ काश्तकार के ऊपर है। काश्तकार को तो अपने घर में अपनी उगाई कदम नहीं रख सकता 25 मन से ऊपर, उसके घर से जबरदस्ती उठा ली जाती है। एसी, तहसीलदार, पुलिस उसके घर में दाखिल हो जाती है। और अब मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि अगर हमने बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ना की आइंदा, अगर हमें खाद अवेलेबल ना हुई, अगर हमने कोई 10 साल की इसके बारे में प्लानिंग ना की गई, तो दुनिया करती है 25 साल की प्लानिंग, हमें चाहिए हम 10 साल की प्लानिंग कर लें कम से कम। 10 साल तो ये चाहिए ना कि अगर आज हम काश्तकारों का काम है जी प्लांट बंद ना करें, हम शोर मचा रहे होते हैं खुदा के लिए प्लांट बंद ना करें। मैं बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मैं इंतहाई मशकूर हूं कि पिछले दिनों में 2 प्लांट बंद हो रहे थे गैस की वजह से। हमने उनको रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने मेहरबानी की, इंटरवीन किया, वो प्लांट बंद ना होने दिए। अगर वो प्लांट बंद हो जाते, जो आज हमें 5000 की यूरिया मिल रही है वो 6000 पे चली जाएगी। मैं आर्मी चीफ से आपके तवज्जुह से ये गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए एक चीज करें कि हमारी जितनी भी इनपुट्स हैं उसके लिए इनपुट्स भी, और जो हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कम से कम हम 10 साल की प्लानिंग करें। काश्तकार को पता हो कि मैंने 4 साल बाद ये चीज काश्त करनी है, मुझे ये रेट मिलेगा और मेरा अखराजात ये होंगे। हमें कम से कम रीजन के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिलना चाहिए ना जी। अब इंडियन काश्तकार को यूरिया मिल रही है पाकिस्तानी रुपीस में को 750-800 रुपए की, हमें मिल रही है 5000 रुपए की। इंडियन काश्तकार को जो डीएपी है वो पाकिस्तान रुपीस में को 4000 की मिल रही है, हमें मिल रही है 15000 रुपए की। इंडियन काश्तकार को बिजली डेली 8 घंटे मुफ्त मिलती है, हम बिल अदा नहीं कर सकते। आप यकीन करें बेतहाशा काश्तकारों के कनेक्शन इस वक्त कट चुके हैं बिजली के, जो टिजरी ट्यूबवेल के, बेतहाशा।
अब नुकसान किसका होगा जी? नुकसान होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की बात तो ये आवाम ना का। कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये हम तो फैसिलिटीज होनी ही चाहिए। और आप एग्रीकल्चर, अब हमने कोविड में सीखा कि भाई जो ममालिक एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं या जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास फसलें हैं, उन्होंने कितना ग्रो किया, लेकिन हमने जो है ना वो उस वक्त को भी यूटिलाइज नहीं किया। हुकूमतों की भी तवज्जो मुझे तो यहाँ पर नजर नहीं आती। आपने अभी आपने कोविड की बात की है, तो मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। जी 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, पाकिस्तान को इस ज़रात ने चलाया। आपने एटमी धमाका किया, पाकिस्तान के ऊपर माशी तौर पे पाबंदियां लगी, ज़रात की वजह से मुल्क चलता रहा, कोई भूखा नहीं सोया। ऐसा ही है। 17 साल हमारी पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, को भूखा नहीं सोया। जब कोविड-19 आया तो लॉकडाउन हुआ 6 माह के लिए, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूख से नहीं मरा है, ज़रात की वजह से, किसान की ऐसा वजह ही है, से और बिल्कुल अल्लाह ताला ऐसे की ही। मेहरबानी से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। लेकिन अब ज़रात मर रही है, किसान मर रहा है। आप यकीन कर लें, जो मक्की के काश्तकार हैं, अगर उनके घरों में चले जाएं तो ऐसे लगता है कि उनके घर में कोई मर्ग हुई है, खुदा की कसम। वो इतने परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। ये हुकूमत का काम था, उसको बर वक्त एक्सपोर्ट करते, हुकूमत का ये काम है। लेकिन माजरत के साथ मैं देखता हूं कि हमारा फेडरल सेक्रेटरी और काम कर रहा है, उसने एक मीटिंग नहीं बुलाई इसके ऊपर, इस वक्त तक एक मीटिंग तक नहीं बुलाई उसने कि मक्की का क्या करना है। मक्की का काश्तकार का हशर हो गया है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि काश्तकारी, अच्छा अब आगे कपास आ रही है जी, फरवरी में उसकी काश्त शुरू होनी है। इस वक्त तक हमारे वफाक में इसके ऊपर एक मीटिंग नहीं की गई, हत्ता कि तो पाकिस्तान आप कॉटन लोग कमेटी बनी। आप लोग राब्ते करते हैं, कोशिश करते हैं, क्या रिस्पॉन्स देखिए जी, हम राब्ते करते हैं, सुबह दोपहर शाम, हर वक्त चीखते पुकारते हैं, टेलीफोन करते हैं, जाते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, यानी कि पूरा साल इसी काम में गुजर जाता है, लेकिन हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। खालिद साहब, आप क्या Positive चाहते हैं, response हुकूमत क्या कर सकती है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसानों की बेहतरी के लिए आप जो है ना क्या चीज़ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के यकीनन कसासा ही है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि ज़राअत को बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार बनाया जाए, काश्तकार की जो इज्जत नफ्स मजरूर ना की जाए, और दूसरा ये है कि हमें बिजली का बेहतर रेट दिया जाए। हमारी जो फसलों का रेट है वो मुनासिब हमें रेट मिलने चाहिए, और हमारी फसल को मुनाफा बख्श बनाए। और ये है इस वक्त जो खादों के हालात है, तो खुदा के लिए उस पर 10 साल प्लानिंग करें कि 10 साल तक ये प्लांट चलते रहें, और जो कमी हो बाहर से इंपोर्ट करके वो पूरी की जाए। काश्तकार को कंट्रोल रेट पे खाद मिले। काश्तकार को बहुत तकलीफ में है काश्तकार, आप यकीन कर लें कि आपको सुबह दोपहर शाम हर चीज पैदा करके देने वाला, पैदा तो अल्लाह ताला की कुदरत से होता है, लेकिन काश्तकार की मेहनत से आपकी जो हर चीज टेबल पे होती है किसान की उगाई हुई है। और किसान इस वक्त बहुत अगर ज्यादा हम परेशान। अपने एग्रीकल्चर पे फोकस कर लें तो पाकिस्तान जो है ना वो अपनी इकॉनमिक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, हमने ना उस पर फोकस करना है, ना उस पर काम करना है। हमें जो दूसरे बाहर वाले की चीज़ें वो चाहिए। जी खालिद साहब, जी बोलिए। आखिर में मैं फिर किसानों को खिरादत तहसीन पेश करता हूँ किसान डे के मौके पे। जी बिल्कुल। सलाम किसान, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन सुम आमीन। हम सबकी विशेष आप सबके साथ हैं। खालिद साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल बहुत ही वैलिड बात की, हमारी जो खाने की टेबल है उस पर जितनी नेमतें मौजूद हैं ये इन किसानों की बदौलत ही हैं। आप ये देखेंगे कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वाकई तब से लेकर अब तक, जब से मेरे ख्याल से पाकिस्तान बना होगा तब से लेकर अब तक यही मसले सुन रहे हैं। ज़मींदारों के मसले, हुकूमत के मसले, फसलों के रेट्स के इशू, सैलाब, पानी, ये सारी सूरत हाल से जो है ना किसान और काश्तकार जो है ना वो गुजर रहे होते हैं और हर तरह का चैलेंज का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन वाकई ना उनकी उजरतों में बेहतरी आई, ना उनको सहूलियात मिली, ना उनको मराहत मिली, ना उनको किसी तरह की कोई और फैसिलिटी मिली। अफसोस ही होता है इस बारे में बात करके। बहरहाल वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो जनाब बात करेंगे, वैसे तो जावेद साहब से बात करने का कोई मेरा इरादा तो नहीं था लेकिन मजबूरन जो है ना, क्योंकि ये बीट ही इनकी है तो बात करना पड़ती, क्या करूं, है बहुत तंग करते हैं मुझे ये जावेद साहब जो ना, पुराने साथी होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते। जावेद भाई, मैं चाह रही हूँ सारी खबरें इसके लेकिन बाहर खबरें ऐसी स्किप हो ही नहीं सकती भाई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है ना वो फिर माशाल्लाह बदतरीन शिकस्त उन्होंने खाई। मैं तो हैरान हूँ ये फिगर्स देख के। कल मैं, खैर मुझे समझ में तो आ रहा था कि मौसम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पाकिस्तान हार गया, लेकिन इतना बुरा हार है। अब मैं कंडोलेंस जाने के बाद करूँगी। ये था खदशा तो था कि पाकिस्तान हारेगा, लेकिन इतनी बिल्कुल मतलब 89 रन एक तरफा मैच होगा,
कि आप 89 पे आपने 30-31 ओवर में आपने 89 रन बनाए और 50 ओवर भी पूरे नहीं खेले जो वनडे में खेलते हैं। पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि यार एक दिन बच जाएगा तो सुकून से शॉपिंग करेंगे। 1995 से पाकिस्तान ठीक है वहाँ पे नहीं हरा पाया ऑस्ट्रेलिया को, कोई सीरीज़ नहीं जीती पाकिस्तान ने, लेकिन ठीक है यार थोड़ा करीब तो आके खेलो, मुकाबला तो करो। मुकाबला करके आप हारेंगे तो किसी को कोई अफसोस नहीं होता। इतनी बड़ी टीम खेल रही, आप इतने लाखों पैसे लेते हैं और फिर उससे पहले बातें ऐसी करते हैं। अच्छा क्या मसला ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जाके ढेर क्यों खौफ जाते हैं? लगता है, खौफ है है ना, कि मुझे भी ऐसा लगा, डरे ऑस्ट्रेलिया डरे का नाम खेल रहे सुनते होते हार जाओ बस। उन्होंने 450 का टारगेट दिया आपको, भाई ठीक है आपने पूरा करना है, तो आप 89 पे काम अपना ही ख़त्म कर दिया और 24 पे बस 100 शकील टॉप स्कोर रहा है, फिर 14 रन बाबर आजम ने किए, 10 रन के इमामुल हक ने, बाकी कोई 5 रन 4 रन 2 रन 0। टेस्ट मैच में ये क्या होते हैं, ये 89 रन मतलब, और रन आउट भी हो रहे हैं टेस्ट मैच में। रन आउट होना बहुत ही मुझे गुस्सा आता है, किस बात की तुम्हें जल्दी रन लेने की, ओवर के ओवर पड़े में किस बात की जल्दी, टेस्ट मैच में रन आउट होने वाले तो बहुत ही अजीब लगते हैं मुझे। तो क्या मतलब क्या है इनकी साइकी? डर खौफ है कि अच्छा फिर अपने लिए भी नहीं खेल पाए, कभी क्या होता है ना कि अपने 40-50 रन कर देते हैं, कोई 50 रन मार देता है, वो भी नहीं कर पाए, तो पता नहीं किस बात की जल्दी। पहली इनिंग में भी 200। नए कितने लड़के हैं नई इस टीम में? देखिए 100 शकील पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए, फिर 2 लड़के आमिर जमाल खुर्रम शहजाद जो ये नए लड़के हैं, डेब्यू किया। खुर्रम शहजाद आमिर जमाल ने डेब्यू किया। 100 शकील तो डेब्यू श्रीलंका और उससे पहले ही कराची में नहीं कर तो चुका था। इनकी परफॉर्मेंसेस भी जीरो रही। नहीं 6 विकेट लिए आमिर जमाल ने बॉलिंग में, लेकिन फिर भी आपने 487 रन किए ऑस्ट्रेलिया, तो वो बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया। आपकी 6 विकेट ठीक है, आपने इब्रार तो नहीं खेल पाया ना क्योंकि उसकी जगह अब यहाँ से चला गया साजिद, तो वो खेलेगा मेरे ख्याल मेलबर्न टेस्ट 26 दिसंबर से है, उसमें मौका देंगे। कितने टेस्ट मैचेस हो गए? टोटल 3 मैच हैं और 1-0 की लीड हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया को, और इतनी बुरी हुई है कि इनका तो मोरल ऑलरेडी लो हो गया होगा। लेकिन इनको मैं कहता हूँ नए यंग टीम में ज़्यादा ब्लड शामिल किया है, थोड़ा सा पहले टेस्ट में सबको जजमेंट नहीं होनी चाहिए। एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो 4 रोज़ा क्रिकेट है ना, जो फर्स्ट क्लास असल क्रिकेट होती है, उस पे लोगों की तवज्जो नहीं है, खासकर यंगस्टर्स की। वो मार धाड़ की क्रिकेट T20 ज़्यादा खेलना चाहते हैं, पैसा उसी में। आप हारिस रऊफ को देखें, पूरा वर्ल्ड कप खेला और पाकिस्तान टेस्ट टीम के लिए वो खुद दस्तबरदार हो गया कि नहीं मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, लेकिन वहाँ बिग बैश में खेल रहा है, जो T20 टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं खेल रहा है। पाकिस्तान टीम खेलने का ये टेस्ट मैच वो वहाँ पे अपनी प्राइवेट लीग खेल रहा है। अच्छा मसला ये है जावेद साहब, अब इशू ये भी है ना कि सारे मौके भी तो T20 को ही अब मिल रहे हैं ना, वनडे भी अब हो रहा है, लेकिन हाँ अब सारा कमर्शियल जो फोकस है वो T20 में मुझे ऐसा लग रहा है फोकस हो गया। PSL आप देख लें, IPL देख लें, सीरीज देख लें, या बिग बैश का आपने जिक्र किया, जितनी भी बड़ी लीग्स हो रही हैं वो सब और बाकी लोगों के पास वो कहते हैं वनडे का सुन के 5 दिन भी क्यों जान खेलें, निकल जाती है। 5 दिन खेलने के बजाय हम T20 मैच खेलते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा तेजी से कमाएंगे और अपना एनर्जी भी कम लगाएंगे अपनी। तो उनको ये देखते हैं कि एनर्जी जहाँ कम लग रही है और पैसा ज़्यादा लग रहा है। 5 दिन खेलने के और बाद एक बार आप नेशनल कलर ले लें, नेशनल कलर ले रहे हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें, नेशनल टीम में आ जाए, उसके बाद फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने में आसानी होती है, तो वो हो गया उनका काम। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, आमिर ने भी इसलिए रिटायरमेंट ली थी टेस्ट क्रिकेट से, काफ़ी लोग यही करते हैं, काफ़ी सारे खिलाड़ी अब लीग खेलना चाहते हैं, शोएब मलिक भी लीग खेलना चाहता है। वो चलिए ठीक है, आप खेलना चाहते हैं खेलें, आप नए टैलेंट को तो मौका देना और फिर उनसे उनकी परफॉर्मेंस बेस उनको लेकर आए। बहरहाल यूएई की भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान अंडर-19 जो है वो एशिया कप का सेमीफाइनल हुआ, पाकिस्तान जो है वो इसमें हैरत अंगेज रिजल्ट रहा कि यूएई की टीम ने बड़ा अपसेट किया। अच्छा पाकिस्तान हारी, यूएई से अपसेट हुआ, अच्छे लड़के थे, जीतना चाहिए था। और मुझे एक चीज़ बड़ी हैरत होती है, जब वो 3 मैच जीत गए, उन्होंने अफगानिस्तान को हराया, इंडिया को हराया, नेपाल को हराया, तो उसके बाद जीतने क्रेडिट कोच नए बने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में साबिक कप्तान है और सीनियर बैट्समैन ही रहे मोहम्मद यूसुफ। तो हर खिलाड़ी, क्योंकि पीसीबी की तरफ से मीडिया बयान जारी होता रहा कि जो भी यंगस्टर खिलाड़ी बयान देता है वो कहता मैंने यूसुफ भाई ने मुझे टेक्निक बताई, यूसुफ भाई ने कोचिंग की, यूसुफ भाई ने की, वो नहीं जैसे कहा जाए कि क्रेडिट मुझे देना। अच्छा अब जब हारने के बाद किसी ने नहीं बोला यूसुफ भाई की वजह से हार गए, यूसुफ भाई ने किया, भाई उसके बाद ही जिम्मेदारी कबूल करो। यूसुफ भाई देख रहे हैं कितना बड़ा दुश्मन नहीं यही होता है, सारे कोचेज ऊपर आ जाते हैं। अच्छा लड़के अच्छा खेल रहे थे सारे, आप बिना उनके मुंह से अपनी तारीफ करवा रहे होते हो, तो अब हारने के बाद भी बयान रिलीज करवाओ ना कि हाँ मेरी गलती थी, इस वजह से हार गए लड़के। अच्छा, अभी हालांकि पहला उनका इवेंट था, पहला असाइनमेंट था मोहम्मद यूसुफ का, उससे पहले वर्ल्ड कप में वो कर रहे थे
तजिया कर रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड से जुड़े तो ख्वाहिश ये होती है कि बस कोच की तारीफ करा दो अगर मैच जीत जाए। किसी ने बैट्समैन ने अच्छा खेला, बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग करी, कहेंगे यूसुफ भाई ने बताया, अरे आपने बॉलिंग तो आप करते नहीं, आपने क्या बताया, लेकिन क्योंकि करवानी है, पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट ने तारीफ करवा के वीडियो बयान रिलीज़ करना होता है। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान हार गया, आपको अच्छा खेलना था, खासकर मिर्ज़ा साद बेग, शमील हुसैन हैं, उसके अलावा अजान उवैस है, उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन बैड लक रहा इनका, स्कोर को इजी ले गए। और एक ही स्कोर था उनके, 200 भी कम स्कोर था, यूएई का इजी ले गया और आगे। अच्छा दूसरा एक और अपसेट ये हुआ कि बांग्लादेश ने हराया इंडिया को इसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में, और बांग्लादेश ने फाइनल में आके यूएई को हरा दिया और एशिया कप का पहली बार चैंपियन बना। यानी पाकिस्तान इंडिया नहीं बन पाए, बांग्लादेश बन गया, क्योंकि दोनों टीमों को सेमीफाइनल में शिकस्त तो यूएई ने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश ने दोनों ही अपसेट हो गए। हाँ दोनों अपसेट हुए। चलें बहरहाल चलें, अच्छा है। लेकिन मेरा ये आप कि जब रिलैक्स आप कर जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जब टीवी पे बैठ के तजिया कर रहे होते हैं ना, तो उनसे बड़ा बुखराती कोई नज़र नहीं आता। क्यों? और जब वो फील्ड में जाके अब उनको बोलते हैं तो वो फिर वही वाली बात, जैसे यूसुफ साहब हर चैनल पे बैठे हुए, अब जब डिलीवर करने का टाइम आया तो वो फिर वही ज़ीरो हो गई चीज़ें। तो जब टीवी पे बैठते तो बड़ी बड़ी, जब आप खुद फील्ड में थे तो आपने कौन से कमाल किए थे वो भी तो बताया करें, वो भी गिनवाया करें ना। इंडिया के सामने तो बैठे हुए वो जब ऐसी बातें कर रहे होते हैं, अपना रिकॉर्ड लेके बैठे और फिर हमें बताएं कि ये जो टीम कर रही है और ख़ुद उन्होंने क्या किया। हाँ ये तो बात है, लेकिन हमारी यहाँ वही ना शॉर्ट टर्म मेमोरी बात हुई। तो पूछ कौन रहा है, लेजेंड्स की मैं बात नहीं कर रहा, लेजेंड्स हैं बिल्कुल, लेकिन उनके साथ आजकल नए नए लोग भी आके बैठ के जो तजिए दे रहे होते हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आता कि खुद उन्होंने क्या किया हुआ है। बिल्कुल। तो अब बात हुई, मुझे कहा जा रहा है वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच अयाज राना साहब और जावेद इकबाल साहब, आपने वक्त दिया। वक्फे के बाद हाजिर। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो जनाब सिटी एट 10 में हम बात करते हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत सारे हमारे चमकते सितारे होते हैं जिनको हमें मंजर आम पर लाना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह है कि फ़ख्र पाकिस्तान होते हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक अलग से कंट्रीब्यूशन उनका हो रहा होता है। तो बात कर लेते हैं आज हम जनाब FIDIC एशिया पैसिफिक इमर्जिंग लीडर अवार्ड्स होते हैं, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान के एक ऐसे इंजीनियर जिन्होंने अपनी जगह बनाई, वो इंजीनियर भी हैं बाय प्रोफेशन और रेडियो ब्रॉडकास्टर भी, यानी हमारी फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस हवाले से भी उनसे बात होगी। और गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये अवार्ड इन्होंने कैसे हासिल किया, क्या करते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अब्दुल हसीब मंसूरी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये अवार्ड आप लेकर आए हैं और ये पाकिस्तान का फ़ख्र है। उसकी वजह ये कि बहुत सारे और भी ममालिक थे, इंडिया भी मौजूद था साथ में, और कौन कौन से ममालिक मौजूद थे, और थोड़ा सा इस जो इमर्जिंग लीडर अवार्ड है ये एशिया पैसिफिक, इसके बारे में बताएं। ये फिडिक एक फेडरेशन है अच्छा, इसको फिडिक कहते हैं, मैं अलग अलग होगा। नहीं, फिडिक है ये। मैं इंजीनियरिंग से दूर पार भी कोई वास्ता नहीं, कोई मसला नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। फिडिक एक इदारा है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स। इसके हर कॉन्टिनेंट में डिफरेंट इसके चैप्टर्स हैं। इसी तरह एशिया कॉन्टिनेंट में एक एशिया पैसिफिक का चैप्टर है। सही। उसके अंदर 22 से 23 कंट्रीज़ हैं जो उसके साथ इंजीनियरिंग कम्युनिटीज़ हैं, वो रजिस्टर्ड है। तो ये अवार्ड हर साल एक करते हैं, इमर्जिंग लीडर्स अवार्ड का। इस साल 2023 के अवार्ड में 22 से 23 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, अपनी नॉमिनेशन जमा करवाई, 7 शॉर्टलिस्ट किए गए और 7 में से 3 को अवार्ड मिला। उसमें से एक पाकिस्तान है, एक जापान है और एक इंडिया है। ज़बरदस्त। तो कैसा लग रहा है आपको ये रिकग्निशन हासिल? रिकग्निशन अच्छी है, और खुशी ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की अचीवमेंट्स बहुत कम आती हैं और आती ही नहीं है अमूमन। और इसकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें आपके बहुत सारे वो जिनसे मुकाबले हो रहे होते हैं ना आपके, वो कंट्रीज शामिल थे। हाँ। और उनसे आप ये अवार्ड लेके आ रहे हैं और उन्हीं ने आपको अवार्ड दिया होता है, बहुत बड़ी अच्छी। अच्छा, हर कंट्री से 3 नॉमिनेशन होती है? हर कंट्री से एक पहले कंट्री वाइज कंट्रीज को अपनी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी जमा करवाती हैं अपनी नॉमिनेशंस, उसमें से फिर एक पाकिस्तान से शॉर्टलिस्ट हुई। पाकिस्तान से एक शॉर्टलिस्ट होने के बाद वो एशिया पैसिफिक में गई। एशिया पैसिफिक की अलग अलग कंट्रीज़ थी, उनमें से 7 शॉर्टलिस्ट हुई और 7 शॉर्टलिस्ट होने के बाद 3 को नॉमिनेट किया, 3 को अवार्ड दिया गया, जिसमें से एक इंडिया, पाकिस्तान और एक जापान है। तो ये तो वाकई बड़ा एक प्रोसेस है, और इसमें कितने लोगों का, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की तो एक खेप निकल रही होती है, नहीं? ऐसा ही तो है, उसमें अपनी जगह बनाना, उसमें अपने आप को, आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं जी। अच्छा, ये एवेल्यूएशन जो हुई है, ये कुछ चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे ये एवेल्यूशंस हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो था वो इनका अपनी पूरी लाइफ में वेलफेयर और चैरिटी की कोई एक्टिविटीज़ की हैं। अच्छा, ये भी इसमें शामिल था? ये इसमें शामिल, सबसे पहला एवेल्यूशन क्राइटेरिया ये था। ओह, तो उसमें मेरे पास 2005 का अर्थक्वेक था,
जिसमें फ़ख्र आलम के साथ मिलके हमने पीएफ म्यूजियम में एक पूरी कैंपेन की थी। आई रिमेम्बर दैट ड्राइव। उसमें वो थोड़ी छोटी थी लेकिन लोग जाते थे, पैकिंग कर रहे थे सामान वगैरह। नहीं, मैं आपको उम्र का कॉम्प्लेक्स तो आप तो खवातीन से ज्यादा आगे नहीं कर गए भाई। तो उसमें स्कूल आई थिंक, या पता नहीं कॉलेज होगा, स्कूल आई थिंक। तो वो उसमें वो राशन ड्राइव आपको होगा कि वो सारी सॉर्टिंग करना, कपड़े बच्चों के अलग करना, बड़ों के अलग करना, फिर खाने पीने की लोग काम कर रहे सब थे, लोग काम कर रहे थे, बड़ा अलग अलग छोटा टीम। ही तो वो मेरे पहला स्टार्ट था, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का वाकया था। फिर इसमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से एक वो कहते हैं ना बाय ब्लड, वो हमारे दादा से शुरू हुआ, चैरिटी की एक्टिविटीज़, वेलफेयर की एक्टिविटीज़, तो वो चलते चलते आया। फिर 2009 का सैलाब था जो सिंध में आया था, उसमें हमने कुछ राशन ड्राइव्स और एक्टिविटीज़ की। फिर 2010 का सैलाब आया, उसमें हमने राशन ड्राइव किया, शेल्टर्स प्रोवाइड किए। नहीं तो ये प्रूफ कैसे मांगते हैं आम लोगों से? हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन जमा कर रहे होते तो उसके साथ सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन थी, वो मेरी पिक्चर्स वगैरह थी। अच्छा, उस वो ज़माने में कैमरेज इतने अच्छे नहीं थे, वो जैसे भी थे, लेकिन वो पिक्चर से प्रूव हो रहा था कि ये सारी चीज़ें सही फिर हमारे पास पाकिस्तान में हीट वेव आया 2015 में, तो उसमें फिर हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ मिलके डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। फिर मैंने ब्लड डोनेशन ड्राइव की थैलीसीमिया पेशेंट्स के लिए। तो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया था उसमें ये आपकी वेलफेयर वर्क था। फिर यंग इंजीनियर्स के लिए आपने क्या किया, तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की यंग इंजीनियर्स डेवलपमेंट कमेटी से है, और वो क्या काम करती है, वो यंग इंजीनियर्स की डेवलपमेंट के काम करती है। हमारे कन्वीनियर साहब हैं इंजीनियर नजीब हारून, उनकी लीडरशिप, और हमारे इंजीनियर नासिर खलीली जो कि हमारी कमेटी के कन्वीनियर हैं, उनकी मेहरबानी से, उनकी गाइडेंस पे हमने कराची में पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया, जो इंजीनियर्स को, नए पास आउट इंजीनियर्स को 6 महीने की पेड इंटर्नशिप दे रहा है। 30,000 रुपये पीसी पे कर रही है। वरना क्या हो रहा है कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स निकल तो रहे हैं, जॉब्स नहीं है, इंजीनियर ज्यादा परेशान है। डॉक्टर तो एक क्लिनिक भी खोल के दुकान में बैठ जाए ना, तो उसकी तो वो यही नज़ला जुकाम खांसी कमर भाई नहीं, और जो नहीं है वो भी बन जाता है डॉक्टर। हाँ, यहाँ तो ये भी ऐसा भी चल रहा है। तो वो थी, फिर हमने वो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड किए पूरे पाकिस्तान में। हमने 30,000 रुपये पीईसी देता है उनको, और नौकरी पे भी लगवाता है। फिर हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, जो कराची में 500 बच्चों को 40,000 रुपये पर बच्चा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है अभी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। कराची में स्टार्ट हो चुका है, कराची में 50% हो चुका है। अब हम लोग इस्लामाबाद में लॉन्च करने जा रहे हैं, फिर लाहौर में, फिर इसी तरह हर सिटीज़ में ये करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। तो ये तो एक लेगेसी आप बना रहे हैं अपने कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक शेर है कि शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। वाह, ये रेडियो ब्रॉडकास्टर निकला है अभी, रेडियो वाला जो है ना, वो जाहिर सी बात है, वो आ ही जा रहा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर इसमें एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, जो उसमें थी सबमिशन कि आपने पूरे एशिया के लिए क्या किया। तो मेरे पास रेडियो का प्लेटफॉर्म था 101 FM 101, वो बेसिकली रेडियो पाकिस्तान का एक चैनल है। तो मैं, वो इंटरनेशनल चैनल है, तो उससे मैंने बहुत सारी जहेज़ रोकने की ड्राइव्स की हैं, सोशल डेवलपमेंट, सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स किए हैं। तो वो भी एक उसमें मेरी एक सबमिशन है। मतलब ये आपको, मतलब कहे ना कि ज़िंदगी में आपने जो जो कुछ किया उसने आपको ये इमर्जिंग लीडर बनाने में मेरा बेहतरीन किरदार अदा किया। बस ये एक सपोर्ट होती है। और ये अवार्ड हकीकत ये है कि बड़ा लीनियंट लिया हुआ था। हमारे एक बहुत सीनियर इंजीनियर है आरिफ कासिम साहब, उन्होंने कहा कि हसीब, ये आपने अपनी नॉमिनेशन सबमिट करनी है। तो मैंने कहा सर कौन सा दे देना है उन्होंने। फिर वासिफ नज़र सिद्दीकी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें पुश किया कि यार तुम करो। वो ऑनररी सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स पाकिस्तान के। सही। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये सबमिट करें इसको। तो मैंने कहा अच्छा करते। तो जो डेडलाइन थी 31 तारीख, वो मैंने उस 31 तारीख को मैंने ये सबमिट किया है। और क्राइटेरिया टफ इसलिए मुझे महसूस हो रहा था, और जो मैं थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा था, इसका एशिया पैसिफिक का जो प्रेसिडेंट है और उसका जो सेक्रेटेरिएट है, दैट्स इन इंडिया, और उनके प्रेसिडेंट जो है वो भी इंडियन है। तो मैं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अवार्ड नहीं मिलना। हाँ, ये इंडिया कैसे मिलेगा, चला जाएगा। हाँ। तो बहरहाल मिल गया। फिर 27 नवंबर को इसकी अवार्ड सेरेमनी थी, वहाँ पे भी हमें मदऊ किया गया, हमें जाना था। कहाँ होती है सेरेमनी? ये बैंकॉक में थी, हर जगह अलग अलग होती है। जब वो बैंकॉक में थी, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने मुझे सिर्फ 2 दिन पहले बताया। ईमेल आई मेरे पास 22 नवंबर को, जो कि बुध था, और शाम के 5 बज रहे थे। मेरे पास थर्सडे और फ्राइडे था वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, और मंडे जो था वो सेरेमनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबिलिटी ना हुई। क्या करें। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए था कि पहले से ज़रा बता देते तो हम
फिर पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाते हैं अपने साथ। हाँ एग्जैक्टली, और ये फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो उन्होंने जाहिर भेज है- दिया, ऑल्दो उन्होंने फिर अपॉलॉजी भी की, मैसेज किया मुझे कि हम सॉरी आपको हाँ, बहुत लेकिन लेट ये इन्फॉर्म कर process, रहे हैं part of और process ये होना सारा मामला, लेकिन प्रोसेस में टाइम लग गया। तो मैंने कहा एक रिक्वेस्ट है कि अवार्ड तो भिजवा दें। हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ही। इस तरह तो की हमारी हसीब activities- साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं यकीनन यंग इंजीनियर्स के लिए भी, जैसे आप बता रहे हैं। अगर हम इंजीनियरिंग के शोबे की बात करें, अभी आपने कहाँ से तालीम हासिल की? मैंने इंजीनियरिंग किया सर सैयद यूनिवर्सिटी से, और सर सैयद से ही फिर हमने अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़, सोशल लाइफ, ज़बरदस्त। और इस फील्ड में आते आते रह गए जिस फील्ड में आप हैं। नहीं आप कर रहे हैं ना रेडियो ब्रॉडकास्ट? रेडियो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था उस दिन एक चैनल है वहाँ पे मेरा होस्टिंग का फाइनल ऑडिशन था। ओह अच्छा। तो हमारे वाले साहब ने हमसे पूछा कि ये करना है, ये करना है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान है। हाँ तो मैंने कहा ये वाला ज़्यादा बेहतर है, बाकी चीज़ें तो साथ साथ चलती पैरेलल रहेंगी, चलती बिल्कुल रहेंगी। ऐसे ही है। बिल्कुल, और आपने चलाई भी है? मैंने कोशिश कर रहा हूँ मैं, हाँ बिल्कुल ऐसे। रेडियो कर रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी कि देखें बहुत सारी हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे लोग इनरोल हो रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में वाकई इंजीनियर्स के लिए उतने मौके हो? ये रहा है कि जो भी इंजीनियर बन रहा है या थोड़ा भी कोई अच्छा पढ़ रहा है तो वो सबसे पहले टारगेट करता है कि मैं मुल्क से बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको तलाश करूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और मेटलर्जी लोग पढ़ रहे होते हैं, और इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ गए मुझे तो लिटरली अब, क्योंकि आई एम आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन रेंजेस, तो अब मैं देख रही होती हूँ बच्चे यार अच्छा तुम ये पढ़ रहे हो, इसमें क्या पढ़ते हो? तो मैं तो सवाल करती हूँ तुम ये अच्छा ये पढ़ते हो। इसमें एक जो तो अब आगे सवाल मेरा ये है कि बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं हमारे यहाँ, पढ़ा तो रहे हैं आप, लेकिन क्या उसका स्कोप है, उसके मौके मौजूद हैं, उसमें पैसा कमाने का पाथवे मौजूद है? क्योंकि जो पढ़ रहा है बस पैसे जमा कर रहा है, 20-30 लाख रुपए, अम्माएं जेवर बेच रही हैं, घर बेच रहे हैं, हाँ, और जी बैठे रहे और अब जाके अच्छा वहाँ इन डिमांड है, लेकिन अगर आप जाने वालों की रेशो चेक करें तो वो बच्चा वो होगा जिसकी उम्र 20 साल से 30 साल या 35 साल की है। हाँ हाँ। वो कोशिश कर रहा है मैं चला जाऊं, लेकिन जो 30 क्रॉस कर गया या 35 क्रॉस कर गया वो कहता है कि मैं इतनी मेहनत पहले ही कर चुका हूं, तो अब मैं कहीं और जाके फिर जीरो से सारी एफर्ट शुरू करूं और मैं सारा बनाऊं, तो एवरेज एज भी 60-65 क्या हो रहा है कि पैसों का डिफरेंस बहुत है। अच्छा मैं एक बात करती हूँ, पहले कॉलर ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया साहब, आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हम तो टीवी और रेडियो के सुनने बहुत यानी फैन है, आपको पता ही है। तो मंसूरी साहब को मैंने जब देखा तो मैंने कहा इनकी आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है, और पता चल गया भाई ये तो माशाल्लाह बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी है। कल इनको सलाम हो मंसूर भाई, आपको बहुत सलाम हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरा जब मैं गाड़ी ड्राइव कराता हूँ तो मेरा साथी होते हैं, हमेशा से मैं कॉल भी करता हूँ मुझसे चैनल्स में। अच्छा मेरे जहन में 2-3 सवाल है। एक तो सबसे पहले मुबारक हो आपने जो अचीवमेंट की है, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया से भी ताल्लुक है आपका। मेरा एक बड़ा एक कंसर्न है, देखिए हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता था एक जमाने के अंदर, साइंस मैगजीन के नाम से, वो लईक अहमद करते थे, ठीक है। इस तरह के कोई प्रोग्राम जो इंजीनियरिंग से मुतालिक हो, साइंस से मुतालिक हो, वी हैव नथिंग इन अवर होल मीडिया, नॉट अ सिंगल वन। तो मुझे एक तो ये कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आप इसके लिए काम करें, क्योंकि बच्चे सीखते भी हैं, हम इसमें ट्रेनिंग भी होती है, लर्निंग भी होती है। एक चीज बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल ये है कि आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आप अपना इन बांट रहे हैं, लेकिन मेरा जो कंसर्न है ना वो ये है कि जो बच्चे जो एसोसिएट इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो डिप्लोमास करना चाहते हैं, हमारा बहुत बड़ी लॉट है जो बड़ी टैलेंटेड है, लेकिन क्योंकि उनका ग्रेड अच्छा नहीं होता, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते, उनका जो टैलेंट एक्सप्लॉइट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो उसको कोई प्लेटफॉर्म देना, उनको उनके पास बहुत आइडियाज होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देना, कोई उनके जो इंजीनियर्स हैं, जो आप जैसे इंजीनियर्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि उनके पास जो टैलेंट है, वो कोई चीज बनाना चाहते हैं, कोई इजाद करना चाहते हैं, तो उसको आप स्ट्रीम लाइन में लेके इसके लिए क्या काम कर सकते हैं हम? अच्छा, जो आपने पहली बात कही कि आपके पास थैंक यू आया फॉर कॉलिंग, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स होने चाहिए, तो मैंने एक अभी बहुत जल्द एक चैनल, यूट्यूब चैनल कह लें, वो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी। दो कि मैं इंजीनियरिंग काउंसिल का एक और कमेटी जो कि मीडिया सेल कमेटी है उसका भी हिस्सा हूँ, और वो मीडिया सेल जो कमेटी है उन्होंने यही काम करने हैं। तो मैं एक चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ जो तो ये जो आपका वो था ना दूसरा वाला पैशन, वो भी पूरा हो जाएगा। दूसरा वाला पैशन भी पूरा हो जाएगा। वो अभी मैं कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ। वो हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसकी मैं होस्टिंग भी कर रहा हूँ, वो तो मैं इन कामों में लगा हुआ हूँ। वेरी नाइस। तो एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारी चीज़ें जो है वो बहुत जल्द हम लोग स्क्रीन पर लाने वाले हैं,
फिर कुछ चैनल से मैंने एक इस्लामाबाद में मीटिंग भी की थी, डिफरेंट चैनल्स को मैंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको बुलाया था और उनसे मैंने गुजारिश की थी कि हमें अपने चैनल्स के अंदर 30 मिनट्स का कोई स्लॉट दिया जाए, उसमें हम सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स कर रहे हों उसमें। अच्छा, अब ये जो यहाया बात कर रहे हैं कि जो यंग टैलेंट है और बहुत सारा वेस्ट भी हो जाता है ग्रेड्स के चक्कर में, लेकिन आइडियाज़ उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो शॉर्टफॉल आता है, एक इंजीनियर जब पास आउट होता है, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा, जो कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे कि जब एक इंजीनियर पास आउट होता है उसको अपनी सीवी बनाना तक नहीं आती। तो प्रॉब्लम यह है कि उसने सबसे पहले वर्कआउट करना है अपनी स्किल्स पे। एजुकेशन ले लेना ठीक है, वो हर बंदा ले लेता है, वो किसी तरीके से भी आ सकती है, लेकिन आपने जो है वो स्किल्स पे अपनी वर्कआउट करना है। स्किल्स के पैसे होते हैं मार्केट में, बंदे के पैसे नहीं होते। सही। अच्छा यहाया की कॉल से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हमारे यहाँ हो रहा है ये कि बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा, द डिफरेंस इज कि पैसे का डिफरेंस है। और देखिए ना, अब आपने पढ़ा है, आपने माँ बाप का इतना पैसा लगाया, तो वो चाहते हैं कि रिटर्न भी आए ना। और फिर वो ये वाली बात है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हैं बच्चे, इतना पढ़ने के बाद वो कहते हैं यार मैं वहाँ पर तो इतने पैसे कमा सकता हूँ, यही मेहनत मैं वहाँ पर कर लूँ। तो मसला ये है कि ये कैसे जो है ना ये मामला बैलेंस हो सकता है, या जो है ना ये ऐसे ही चलता रहेगा? इस पे सोच का फ़र्क है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मैं अपनी चीज़ें सारी सेटअप करता हुआ अब मैं सेटल हो चुका हूँ चीज़ों में। तो अब मैं ये सारा वाइंड अप करके वापस ज़ीरो से जाऊँ कि मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा और मैं सारी ज़ीरो से एफर्ट्स करूँ, तो मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी। अगर किसी ने जाना है, ये मेरा मशवरा भी है कि अगर किसी ने जाना है वो इंजीनियरिंग करे, और इंजीनियरिंग करने के बाद मास्टर्स डिग्री के लिए वो अप्रोच करे, मास्टर्स डिग्री ले, उसके साथ साथ फिर वो अपने वसाइल क्रिएट करता जाए। मेरा पॉइंट है कि देखिए जो हमारी हालात है ना वो मजबूर कर रहे हैं लोगों को। नहीं, हालात तो बहुत सारे लोग देखें बेरोजगार हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो बेरोजगार हैं, जो बैठे हुए डिग्रियां लेकर सारे इस मुल्क से चले गए, तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम किसने करना है? फिर तो मैं शायद मैं अकेला रह जाऊंगा। कि मैं तो, मेरा इरादा नहीं है कि मैं यहाँ से शिफ्ट करके पाकिस्तान को छोड़ के जाऊँ। मुझे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। मसला ये ना, ये अप्रोच हर कोई रखता नहीं ना। नहीं, वो इसीलिए मैंने कहा ना कि वो शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। देखिए, एक वाकया है हमारे पास कि आग जल रही थी, तो एक चिड़िया जो है वो अपनी चोंच पे पानी लाके डालती है उसमें। तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी इस आग बुझाने से, पानी डालने से आग तो नहीं बुझेगी? तो कहती है कि नहीं, जब क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ये कह सकूंगी कि ये मैंने कोशिश ज़रूर की, मैंने अपना किरदार निभाया। तो वो कोशिश हर किसी ने करनी है, वो हर बंदा अपने लेवल पे करे, तो ऑब्वियसली चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आपके प्लान्स में शामिल है कि अब आइंदा यूट्यूब चैनल भी लाएंगे जो कि यंग इंजीनियर्स के लिए जो है वो होगा। और क्या सोचते हैं करने का? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलपमेंट के बहुत सारे काम कर रहा हूँ इंजीनियर्स के लिए, उनको सेशंस देना, उनको अभी मैंने एक रिसेंट सर सैयद यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम किया था, हाउ टू बी प्रोफेशनली इफेक्टिव एट वर्क प्लेस। ये पता ही नहीं है, उन लोगों को बात करना नहीं आती। एक हमने अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए एक बच्चा बुलाया, तो वो आया, कहता है कि पहले मुझे CEO की जो है ना प्रोफाइल भेजें। कहता है पहले मैं उसका प्रोफाइल स्टडी करूँगा, अगर वो CEO अच्छा होगा तो फिर मैं नौकरी के लिए आऊँगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, फिर आप घर पे बैठें। तो वो सारी प्रोफेशनलिज्म कैसे आना है वो यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, वो आपने खुद सीखना होता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ है भी क्या असीम मसला ये है ना कि देखिए हमें ग्रो नहीं करना है। ग्रो करने से मुराद मेरा ये है कि नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहते, ऊपर बैठना चाहते। नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहते। अब देखिए, मैं पहला स्टेप, अब आपने बोला CEO की प्रोफाइल देखेंगे जी जनाब, फिर नौकरी करेंगे नवाबजादे। वाह क्या बात है भाई, मैं तो हैरान हूँ। और जनाब देखिए, भले इंजीनियर, मैं सोचूंगी मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री, उम्र हमारी कॉन्सेप्ट है, अब मैंने डिग्री ले ली है जी, अब मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या मुझे कोई अच्छी ऑफिस जॉब मिल जाए और मैं जिस 6 डिजिट्स में कमाने भी लग जाऊं, तो ऐसा नहीं होता भाई। मुझे तो पहली तनख्वाह 5,000 रुपए मिली। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वो शॉर्टकट्स के चक्कर में लोग लगे हुए, जो कि नहीं होना चाहिए। ग्रो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, चीजों में बेहतरी लाते हैं। हमारे पास भी ऑफिस में ट्रेनिंग इंजीनियर जब आते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा मुझे तो वो फला जगह पे इतने पैसे मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ वो इतने पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन एक पॉइंट आएगा वहाँ स्टॉप हो जाओगे, आपकी ग्रोथ खत्म हो गई। लेकिन आप फला जगह हैं, उस इंडस्ट्री में हैं, तो आपकी ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा हैं, सीखने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रायोरिटीज़ जो है वो हमारी चेंज हो गई हैं। उसमें कुछ हालात का भी कसूर है, बिल्कुल है। कुछ सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, कमाने वाला एक है, अब उसने इंजीनियरिंग तो कर ली, माँ बाप ने उसके बड़ी मुश्किलात उठाकर
जेवर बेच के वो उसको पढ़ाया, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस तकरीबन आजकल जो है वो 90,000 1 लाख से ऊपर ही है पर सेमेस्टर। तो अब वो बच्चे को पढ़ाना भी है। अब वो जब पढ़ा लिया तो माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब हमने पढ़ा लिया है तो अब इसका जो है ना फल हमें मिलेगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो बच्चा कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ। लेकिन जो जाना चाहता है वो बिल्कुल जाए, लेकिन अपना एक बैकग्राउंड रखते हुए जाए कि मुझे अल्टीमेटली एक दिन पाकिस्तान वापस आना है और पाकिस्तान को सर्व करना है। अगर पाकिस्तान को सर्व ना किया तो फिर पाकिस्तान को सर्व करेगा कौन, पाकिस्तान के लिए करेगा कौन, और आने वालों के लिए कौन करेगा। अगर आप भी चले गए, बाकी सारे भी चले गए, तो जो पीछे हमारी जनरेशन आ रही है, हमारी जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब के बच्चे हैं, उनको फिर आगे कौन चलाएगा, उनके लिए क्या होगा हमारे पास। तो फिर तो हम दुकान बंद करके सभी चले जाते हैं, फिर फ़ायदा ही नहीं है। ऐसा ही है। क्योंकि आप इंजीनियरिंग के शोबे से यकीनन वाबस्ता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं। जो यंग बच्चे आ रहे हैं जो आना चाहते हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में, हाउ विल यू काउंसिल देम, और उनको आप क्या मैसेज देंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? क्योंकि उसकी वजह है कि देखिए बहुत सारे लोगों को ना अपने पाथवेज नज़र नहीं आ रहे होते, जो पढ़ने तो लग गए हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं करना क्या। तो इस पे यही है कि एक तो जो गाइडेंस की बात होती है, एक अपनी गाइडेंस लेना शुरू करें। और अब तो इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि आप कोई भी चीज़ खोलें वो आपको हर चीज़ बता देता है। तो आप स्टडी कर सकते हैं। अब बहुत सारे व्लॉगर्स, पॉडकास्ट भी ऐसी चल रही हैं आपकी कि आप उसमें बैठ के इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो अब उस पर अपने आने से पहले उस पर आप अपना इंटरेस्ट बिल्ड करें। और अगर इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है तो उसके बारे में सीखें कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। होता यह है कि मामू ने कहा कि मैं इतने साल से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मेरे भांजे को भी इंजीनियरिंग में आना है। तो वो वाला जो फैक्टर है ना, बच्चे को जाना मीडिया साइंस में है, लेकिन वो होता जा रहा है, इंजीनियरिंग की तरफ वो आता फिर भी है। शुक्र है लोगों को समझ वो लोग कम आना हो शुरू गए हाँ। अब, क्योंकि विजन खुलता जा रहा है, सही इंटरनेट दुनिया ये सारी एक्सपेंड होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच अब्दुल हसीब मंसूरी साहब, नाइस मीटिंग यू और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आप उसको मजीद इस्तकामत दे। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम सब पूरी टीम जो है वहाँ पर फख्र करती है कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने मदू किया मुझे। बिल्कुल, हम ज़रूर पूरी कोशिश होती है कि जो भी हमारा टैलेंट है, जो भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है, अच्छा हो रहा है मुल्क में, वो ज़रूर सिटी एट 10 में आए। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग के हवाले से पाकिस्तान में नाम रोशन किया, उनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अब दो बच्चे और ऐसे मेरे साथ मौजूद हैं जो कि हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में बहुत हर तरह का टैलेंट मौजूद है और बस मौक़ों की कमी की हम बात करते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक और सितारे से आपसे मुलाकात करवाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हूर फवाद और जो है साथ साथ समन भी उनकी सिस्टर हैं जो कि मौजूद हैं। हूर के अगर बारे में बात की जाए तो अभी यंगेस्ट इन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप टेबल टेनिस प्ले करती हैं, उसके अलावा नेशनल चैम्पियनशिप विनर हैं, ट्रिपल क्राउन विनर हैं और इंटरनेशनल WTT गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और ब्राउन मेडल्स भी आप लेकर आए हो। तो वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन हूर। तो अब ये बताएं कि कब से खेल रहे हो, ये जो अभी मेडल मिला है आपको और नेशनल चैम्पियनशिप कब जीते? मैं 9 साल की उम्र से खेल रही हूँ। 9 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। जब 9 साल की उम्र में खेलना शुरू किया तभी पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया था सिंध में। उसके बाद 11 साल की उम्र में वुमेंस कराची चैम्पियन बन गई। अभी रिसेंटली मैं सीनियर वुमेंस कैटेगरी में नेशनल चैम्पियन बनी हूँ, जिसमें मैंने 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। ज़बरदस्त। तो कैसे जो है ना वो शौक़ पैदा हुआ? फैमिली में और भी लोग खेलते हैं? फैमिली में और लोग नहीं खेलते, लाइक ऐसे क्लब लेवल पे कोई नहीं खेलता। लाइक हमारे फैमिली गेम था कि सब खेलते थे, जैसे क्रिकेट खेला जाता है हर घर में, वैसे हमारे घर में टेबल टेनिस खेला जाता था। तो बाबा खेलते थे, बाबा को देख के मुझे और मेरी बहन को शौक़ हुआ हमने भी खेलना है। तो बाबा ने जब देखा कि हमारे अंदर पोटेंशियल है खेलने की, तो उन्होंने भी हमें खिलाना शुरू किया और फिर ख़ुद भी इंटरेस्ट बढ़ता गया अपने अंदर। और फिर एक टारगेट सेट कर लिया कि पहले सिंध में मेडल लेने हैं, फिर कराची में लेने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो भी टारगेट सेट किए थे अब तक अचीव कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँ इंशाल्लाह। तो अभी कोच कौन है आपके? बाबा हैं? कोच बाबा ही हैं। हाँ, और वैसे और भी ट्रेनिंग लेते हो? वैसे सर आरिफ हैं एक, जो 2 टाइम सेफ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी मेरे कोच हैं। वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक जब कैंप लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं।
और वो भी मेरे कोच हैं। बाकी ये कि मैंने इंटरनेशनली भी जाके कोचिंग ली हुई है 2-3 कोचेस से। तो वैसे तो बाबा ही मेरे कोच हैं, बट पाकिस्तान में सर आरिफ मुझे कोचिंग करते हैं और बाहर मेरे 3 और कोचेस हैं। कहाँ कहाँ गए हो आप कोचिंग के लिए? कोचिंग के लिए मैं जर्मनी भी गई हूँ, थाईलैंड भी गई हूँ, और एक श्रीलंकन कोच है। जब मैं थाईलैंड फ़र्स्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे उनसे बाबा की मुलाकात हुई, तो उनकी दोस्ती हुई, तो फिर वो बाबा उनसे कहते हैं कि इसको कोचिंग कर लो, तो वो कर देते। और बाकी जगहों पर? बाकी जगहों पर लाइक मैं थाईलैंड गई थी, तो वो मेरे कोच की फ्रेंड हैं जो अच्छे वहाँ की नेशनल टीम के कोच हैं, उन्होंने रेकमेंड किया, तो हम उनके पास गए, उनसे कोचिंग ली। वो भी काफ़ी अच्छे कोच हैं। और फिर एक है प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 था वो, लाइक पहला प्लेयर था जो चाइना के अलावा कोई वर्ल्ड नंबर 1 बना, तो उससे भी मैंने कोचिंग ली। ज़बरदस्त, तो बड़े सारे मौके हैं। तो समन, आर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम योर सिस्टर और योर फादर? यस, हूर से बहुत सीखता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन नहीं हूँ टेबल टेनिस में। अब पहले थी लेकिन अब नहीं हूँ। मैं अपनी मेडिकल की स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा हो गई हूँ, लेकिन हूर को देख के बहुत खुशी होती है। अभी भी मैं इसके साथ ही थी जब ये मैच जीती, और इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इतनी मेहनत की है अगर इसने, तो इसका सिला भी इसको मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो मेहनत है, ये आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हो एक दिन में? साथ साथ स्टडीज़ में, जैसे उन्होंने बताया वो अब जो है स्टडीज़ की वजह से नहीं कंटिन्यू कर पा रही हैं, आप पढ़ाई करते हो? मैं पढ़ाई करती हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं बायो पढ़ रही हूँ। मेरा शौक़ है कि मैंने डेंटिस्ट बनना है। ओके, ज़बरदस्त। अभी आप इंटर में हो? जी, अभी 10 क्लास में। अभी 10th में हो? अभी ये टू यंग है ना। तो क्या कहते हैं, क्या मैं पूछ रही थी, भूल गई। मैं ये पूछ रही थी, हाँ, पढ़ाई जो है और ये ट्रेनिंग कैसे बैलेंस करते हो? और दूसरा, एक दिन में कितने घंटे ट्रेन करना पड़ता है या क्या? एक दिन में मैं लाइक सुबह के टाइम में 3 आवर्स फिटनेस करती हूँ, और फिर शाम के टाइम 3 आवर्स टेबल प्रैक्टिस करती हूँ। और वैसे स्टडीज़ की बात करूँ तो मैं होम स्टडिंग करती हूँ। स्कूल में ये बताया हुआ है कि पेपर्स जब होंगे तब दूंगी, पर मैं होम स्टडी। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना, उसमें आपको सपोर्टिव होना पड़ता है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही जनाब टेबल टेनिस के हवाले से। अच्छा, हम जो है ना अभी, क्योंकि जैसे आपने क्रिकेट का जिक्र किया, जैसे हर जगह पर लोग खेल रहे होते हैं, फैमिलीज़ में लड़के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है कि बहुत कम लोग चूज़ कर रहे होते हैं ना उसको खेलने के लिए। तो आप समझते हो कि मज़ीद जो है वो लोगों के आने के लिए और ज़्यादा इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो, या आपको देख के इंस्पायर किया? कॉलेज में तो आप हो ही नहीं, स्कूल में, गली में, मोहल्ले में दोस्त इंस्पायर हुए कि यार मुझे भी करना है? जब आप किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा दिखाओगे, लाइक क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है, टीवी पे भी दिखाया जाता है, हर जगह उसकी प्रमोशन हो रही होती है, तो अगर ऐसी दूसरे स्पोर्ट्स की भी होगी तो ऑब्वियसली जब इंसान कोई गेम देखेगा इतना ज़्यादा तो खुद डेवलप होता है इंटरेस्ट। और ये कि हाँ, ऐसा हुआ था कि जब मैंने और मेरी बहन ने खेलना शुरू किया था तो तब इतने ज़्यादा लाइक यंग प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन हमें देख के जब देखा कि हाँ छोटे प्लेयर्स आ रहे हैं, मैं और मेरी बहन जब खेलना शुरू की तो हमें देख के फिर और भी प्लेयर्स आए कि काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि हाँ तुम लोग को देख के हम लोग इस गेम में आए हैं, कि तुम लोग को देख के और फिर हम इस गेम में। आपके साथ ऐसा हुआ कि हाँ अब तो चलो आप स्टडीज़ की तरफ लग गए, लेकिन कैसे इंस्पिरेशन बनते हो आप दूसरे लोगों के लिए कि हाँ यार ये लोग खेल रहे हैं, ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं? उमूमन लड़कियों को घर से भी सपोर्ट नहीं होती ना कि यार आप क्या करोगे, आप पढ़ाई कर लो, या ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये होता है कि ये पढ़ लेंगी तो शादी हो जाएगी। अभी भी टेबल इंडस्ट्री में अगर आप हो और आपको ना हर जगह से ये बातें सुनने को मिलती हैं कि गेम में क्या रखा है, आगे जाके तो शादी करनी है या स्टडीज़ पे फोकस करो या ये करो कर। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पहले इतनी लड़कियाँ नहीं आती थी टेबल टेनिस में, लेकिन अब आ रही हैं नीचे। अभी हमारे क्लब में 2 लड़कियाँ खेलने आती हैं। तो जो लड़कियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, लेकिन जाहिर है अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखने ही नहीं हम देते। हमने ये तो लड़कियों को बना लिया कि वो मॉडल जैसी दुबली पतली हो जाएं, लेकिन जब भी वो फिजिकल एक्टिविटी करने की या कोई खेल करने की, कोई ऐसी एक्टिविटी करने की बात करती हैं तो हमारे यहाँ जो है ना वो सपोर्ट नहीं मिलती घर से। ऐसा है? ऐसा होता है। मेरे सामने तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में होता है
ये चीज़ कि आप लड़की को इतना बॉडी शेम करते हो, सब करते हो, लेकिन वो अगर किसी स्पोर्ट्स में या एक्सरसाइज में जाने की कोशिश करती है तो आप उसको कहते हो नहीं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये चीज़ बहुत आम है हमारे माशरे में, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अनकंफर्टेबल बहुत कर देते हैं ना लोगों को। अगर जाए, अभी ट्रैक सूट पहन के जाएगी, बाहर लोग ऐसे हो जाएंगे, मुंह खोल के खड़े होंगे, पता नहीं क्या हो गया। नहीं, डू यू फेस दिस? ऐसा होता है कि लाइक अगर आप पजामा शर्ट में हो तो फिर आपको ऐसा फील होता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा, तो कभी कभार मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कि मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो कुर्ती पहन के निकलती हूँ, लेकिन हाँ जब खेलने जाना होता है तो फिर मैं पजामा शर्ट पहन के जाती हूँ, तो उसमें भी मैं लाइक ऊपर से अपर पहनती हूँ ताकि मैं अनकंफर्टेबल फील ना करूँ। मतलब यही ना, हमारी एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं है। हम इस चीज़ को कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे कि बच्चियाँ जो है वो खेल भी रही हैं, कर भी रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा चेंज आना चाहिए हमें एज ए सोसाइटी। बिल्कुल। अभी जैसे हम अगर अभी निकलें हम अपर पहन के और हम क्लब जा रहे हैं तो आते जाते लोग घूर के जाते हैं। ये चीज़ तो गलत है ना कि आप एक तो आप ये चीज़ समझ ही नहीं रहे कि बच्चियों को भी आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस घर में बैठ के रोटी वगैरह करवा लो, नहीं, स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी। अगर पढ़ाई लड़की कर रही है तो स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेल सकती? ये चीज़ समझनी चाहिए। और आजकल का दौर भी ऐसा है कि स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं। लोग हैं जो इतना ज़्यादा पढ़ के भी घर में बैठे हुए हैं, तो आजकल के उसमें यही है कि जिसको स्किल्स आती है वो अच्छा बड़ा इंसान बन रहे, ये नहीं कि स्टडीज से ही सब। अच्छा, जो पढ़ाई कर रहे हो घर में तो क्या कोई ट्यूटर वगैरह पढ़ाते हैं या कैसे पढ़ती हो? कोचिंग लेती हूँ। कोचिंग लेती हो? घर पे होम ट्यूटर आती हैं या आप कोचिंग ना, क्लासेस मतलब ले रहे हो? कोचिंग जाती हूँ। कोचिंग क्लासेस दे रही हो। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आगे क्या करना है? आगे इसको कंटिन्यू करना है या बस अभी थोड़ा थोड़ा शौक है, एक आधा मेडल ले लिया है, चीज़ें कर लिया, वह ख़त्म कर दूँगी, छोड़ दूँगी? नहीं, मेरा लाइक गोल है कि मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। उससे पहले भी मेरे काफ़ी सारे गोल्स थे जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किए, और अभी भी। और वर्ल्ड चैम्पियन लाइक सीढ़ी होती है कि एक एक करके आप हर चीज़ को अचीव करते हो। जैसे मेरा पहला था कि मैंने कराची लेवल में जीतना है, फिर सिंध, फिर पाकिस्तान, उसके बाद फिर वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में ज़्यादा कैटेगरीज आती हैं, तो उसमें इंशाल्लाह मेरा बड़ा वो ये तो है गोल कि मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, पर उससे पहले भी और ज़्यादा मेरे टारगेट्स है कि मैंने बिल्कुल ऐसे ही जो बात की है ना भी हूर फातमा ने, बहुत अच्छी बात है। हूर फवादनी की जो ना ये आप जब गोल सेट करते हो ना तो आपके लिए आसान हो जाता है अपने टारगेट तक पहुंचना। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ इशू ये है कि वो गोल ही सेट नहीं कर पाते हैं कि उन्हें करना क्या है। जैसे अभी मैं पहले भी बात कर रही थी पिछले सेगमेंट में भी कि हमें पता नहीं है, पाथवे नहीं पता, आखिर कहाँ जाना है ये नहीं पता। तो बहरहाल हम यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।